हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आई होप पेपर आपका बढ़िया हुआ होगा, अच्छे से पेपर आपने किया होगा। तो चलिए, अब पेपर तो आपने कर ही लिया, देखते हैं पेपर के सॉल्यूशन पर एक नज़र मारते हैं। तो एक बार थोड़ा सा पेपर देख लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद ड्राई Ag2O। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं कि मैं आंसर बता देता हूं आपको कि यहां पर क्या होगा, ईथर सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा सेकेंड, आप समझ सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो सेकेंड आंसर, जब एल्किल हैलाइड को ड्राई Ag2O के साथ ट्रीट करते हैं तो ईथर बनता है, और अगर मॉइस्ट Ag2O होता तो ये अल्कोहल फॉर्म होता। तो क्योंकि ड्राई Ag2O की बात हो रही है तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ईथर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, 51 का सेकेंड। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या है। 52, फ्रियॉन इज यूज्ड एज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा सीधा है, रटा रहता है सबको। फ्रियॉन किस तरीके से यूज होता है, रेफ्रिजरेंट की तरह। तो रेफ्रिजरेंट की तरह होता है तो कहाँ यूज होगा, रेफ्रिजरेटर में यूज होगा। तो फ्रियॉन कहाँ यूज होगा, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो 52 का आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो 52 का करेक्ट आंसर है थर्ड। आगे आते हैं 53। अगेन 53 देखा जाए, आर एक्स प्लस NaOH, ROH बन रहा है। पूछा जा रहा है ये किस तरह की रिएक्शन है। तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है किस तरह की रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर X को हटाकर उसकी जगह पर OH माइनस आकर लग जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जैसे अभी हम लोगों ने 51 क्वेश्चन किया था ड्राई Ag2O, तो ड्राई है तो ईथर, और कहा था मैंने मॉइस्ट Ag2O होगा तो क्या होगा, मॉइस्ट होगा तो अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर, मॉइस्ट Ag2O की जगह यहाँ क्या लिया गया, NaOH। तो NaOH लोगे, X हटेगा, OH लग जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 54, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये होता है ल्यूकास रिएजेंट। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब फर्स्ट। तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर होगा, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, ठीक है। 55, क्लोरोबेंजीन reacts with magnesium in dry ether to give a compound A which further reacts with ethanol to yield। तो पहले तो ये देख लें कि क्लोरोबेंजीन क्या काम कर रही है, मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, MgCl, यानी कि क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, गिरनार्ड रिएजेंट बन गया। और जब इसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करो, इथेनॉल क्या, किसी भी ऐसी चीज के साथ जिसके पास H+ हो उसके साथ ट्रीट करोगे तो ये चीज हट जाएगी और क्या बन जाएगा, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकेंड आंसर होगा, बेंजीन। तो यहां पर बेंजीन फॉर्म होगी। 56, ठीक है, अभी तक आपने देखा 5 क्वेश्चन, सीधे सीधे 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि सब के सब करने लायक क्वेश्चन थे। 56, 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद KOH इन इथेनॉल। ठीक, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज KOH इन इथेनॉल,
अल्कोहलिक KOH कह सकते हो ना, क्योंकि इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। और हमें पता है एल्किल हैलाइड को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो जब एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो होता क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसे अगर देखा जाए 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन है, अल्कोहलिक KOH लोगे तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हमें पता है एक जगह से Br हटेगा, इसके बगल में इधर से H हट सकता है या इधर से हट सकता है। इधर से हटेगा तो आप समझ रहे हैं क्या बनेगी, पेंटीन बनेगी, और इधर से हटेगा तो क्या होगा, पेंटूइन। पेंटूइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब क्योंकि पेंटूइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो H हटेगा वो कहां से हटेगा, H+ यहां से हटेगा। अब पॉइंट ये है कि यहां पर सिस पेंटुइन बनेगी या ट्रांस, तो यहां पर फॉर्म होती है ट्रांस पेंटुइन, या जिसको ट्रांस पेंटीन 2 कहा जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। 57, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एनएच, द प्रोडक्ट इज, ये एक नेम रिएक्शन है। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एनएच के साथ ट्रीट कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, किया होगा सब लोगों ने सही, कौन सा, सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड बनेगा प्रोडक्ट। और बेटा ये नेम रिएक्शन है, हो सकता है वो तुमको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ ले, वो तुमसे कह दे रिएक्शन का नाम क्या होगा, तो रिएक्शन का नाम होगा रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो 57 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 57 का सेकंड आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आराम से इसको। ठीक, चलो भाई, क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, ठीक, क्लोरोपिक्रिन रिएक्शन ऑफ, तो क्लोरोपिक्रिन कैसे बनती है, क्लोरोपिक्रिन बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर यहां पर देखा जाए आपको क्लोरोपिक्रिन बनाना है तो क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, ठीक है, को ट्रीट कर दिया जाए एसीटोन के साथ, तो CHCl3, सॉरी एसीटोन नहीं, HNO3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को HNO3 के साथ ट्रीट कर दिया जाए, ठीक, तो बन जाता है यहां CCl3NO2, तो CCl3NO2 जिसको कि क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, या इसी को नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। तो क्लोरोपिक्रिन बोलेंगे या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं। यहीं पर अगर क्लोरोफॉर्म के साथ HNO3 ना लेते, एसीटोन लेते तो वो एक अलग रिएक्शन है, तब बन जाता है क्लोरीटोन। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर होगा, फोर्थ आंसर, नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म, इससे बनेगा क्लोरोपिक्रिन। यहीं पर एक बात और ध्यान रखिए, क्लोरोपिक्रिन क्या होती है, ये एक टीयर गैस है, पूछा जा सकता है, तो ये क्या है, टीयर गैस। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H11Br, ठीक, जरा एक काम करते हैं, 5 कार्बन की कितनी एल्केन होती है जरा ये देख लें, और फिर उसमें Br लगाकर देख लें कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो जरा देखो यहां पर, देखो 5 कार्बन की एक एल्केन तो ये बनती है, दूसरी ये बनती है, तीसरी ये बनती है। 5 कार्बन की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है C5H12 के कितने आइसोमर होंगे, 3, तो 5 कार्बन की 3 एल्केन बन गई। अब इसमें Br लगाओ, तो पहले वाले में अगर तुम Br लगाओगे, तो अगर आप फर्स्ट वाले में Br लगाएंगे तो यहां लगा सकते हो, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, यहां लगाओगे 2 ब्रोमोपेंटेन, यहां लगाओगे 3 ब्रोमोपेंटेन, यहां पर लगाओगे तो फिर से 2 ब्रोमोपेंटेन, नाम रिपीट हो जाएगा, तो यानी कि इसके कितने मोनोब्रोमो हो गए, 3।
यहां पर देखा जाए तो इसके मोनो ब्रोमो अगर देखोगे तो होते हैं 4, ठीक है, ये दो जगह सेम है, 4 मिलते हैं। और यहां पर देखा जाए तो किसी भी कार्बन पर Br लगा दो, प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो कितने हो गए टोटल? 4 3 7 और 1 8, तो 8 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट हो गए। तो 8 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट हो गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन। बेटा एक बात बताइए, मालूम है ना हम लोगों को SN2 कौन सी एल्किल हैलाइड देती है जल्दी से? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्या है, देख लो यहां पर चारों ऑप्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सी है? फर्स्ट वाली है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि SN2 में स्टारिक हिंड्रेंस जितना कम होगा हम कहेंगे SN2 होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो 60 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक। 61, ये जो रिएक्शन दी हुई है, टॉलीन का क्लोरीनेशन किया जा रहा है। तो टॉलीन का क्लोरीनेशन किया जा रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं। यहां पर अटैकिंग स्पीसीज पूछी जा रही है कि अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी। तो अटैकिंग स्पीसीज हमें पता है, क्लोरीनेशन में अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है? Cl+, यानी कि क्लोरोनियम आयन। Cl+ मीन्स क्लोरोनियम आयन। ठीक। अच्छा, इसी में एक बात और पूछी जा सकती है इसी क्वेश्चन में, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो ये नहीं है कि हम सिर्फ आंसर देख लें, हम और सोच सकते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसी में एक बात ये भी पूछी जा सकती है आपसे कि यहां पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम कौन करता है। तो बेटा यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है एनहाइड्रस AlCl3। ठीक। चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसे अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH है। तो बेटा अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो ए क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया? ए हो गया। अब फिर उसके बाद बी, ब्रोमीन ले रहे हो, तो ब्रोमीन ले रहे हो तो बी क्या हो जाएगा? तो बी अगर देखा जाए तो दोनों जगह Br लग जाएगा। होगा तो ये बी हो गया। पॉइंट आता है कि सी क्या होगा? NaNH2 ले रहे हो, डाई हेलाइड है, डाई हेलाइड है, NaNH2 ले रहे हो, क्या होगा? डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। और डी हाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? यहां पर सी जो होगा वो क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि एक एल्काइन है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि एक एल्काइन है। देख लीजिए बेटा, आराम से आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। सीरीज रिएक्शन थी, लेकिन देखा जाए है आसान सी, आराम से कर सकते हो, सीरीज रिएक्शन है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं। फिर से देखा जाए इस पेपर में अल्कोहलिक KOH का बड़ा यूज किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है अल्कोहलिक KOH पर। एक जगह अल्कोहलिक KOH नहीं था, इथेनॉल विथ KOH, तो वो भी क्या था? अल्कोहलिक KOH ही था। तो अब पूछा जा रहा है यहां पर कि क्या हो रहा है ना, कि यहां पर क्या होगा। तो देखिए जरा, यहां पर अल्कोहलिक KOH है, यानी कि समझ सकते हो कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा। ठीक। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा और फिर बाद में क्या किया गया? ओजोनोलिसिस कर दी गई है। तो अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में देखो क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, जब ये Br यहां से हटेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर वो इधर शिफ्टिंग हो सकती है। और जब बेटा शिफ्ट होगा तो यहां पर देखा जाए, अगर डबल बॉन्ड यहां पर आएगा तो वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, लेकिन डबल बॉन्ड अगर इस जगह पर आएगा तो वो एल्कीन जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डबल बॉन्ड कुछ इस जगह आएगा तो कौन सा हो सकता है?
सेकेंड। और फिर ओजोनोलिसिस करोगे तो इस जगह डबल बॉन्ड हो और इस जगह CHO आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है सेकेंड। तो देखा जाए हाइड्रोकार्बन बेस्ड क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 64 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टॉलीन को ट्रीट किया जा रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं टॉलीन को। तो यहां पर दिया गया है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रेजेंट है। जब अल्ट्रा वायलेट लाइट प्रेजेंट होती है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि H हटेगा कहां से, बेंजिलिक कार्बन से, तो बेंजिलिक कार्बन से H हटेगा और बेंजिलिक कार्बन पर ही Cl जाकर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर H हटेगा और Cl लग जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक्वस KOH लिया गया, तो बेटा जब एक्वस KOH लोगे तो Cl हट जाएगा और Cl की जगह पर OH आ जाएगा। तो पहले तो ये बनेगा और जब एक्वस KOH लेंगे तो ये हट जाएगा और इसकी जगह पर OH आ जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसलिए नहीं हो सकते कि सभी जगह रिंग हैलोजिनेशन हो रहा है। रिंग हैलोजिनेशन जो होता है वो मेटल की प्रेजेंस में होता है और वो उसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं चाहिए होती है। अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट है इसका मतलब है कि वो चेन हैलोजिनेशन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमें एक बात और समझ में आई कि हमें डिफरेंस भी याद रखना है कि कब होगा चेन हैलोजिनेशन और कब होगा रिंग हैलोजिनेशन। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा एक बात समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई NO2 नहीं है, यहाँ एक NO2 है, यहाँ दो NO2 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ Cl का रिमूवल ज्यादा आसान होगा। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन C, उसके बाद B और उसके बाद A। ये सीधा सीधा NCERT में दिया भी हुआ है, कहाँ पर, हेलोबेंजीन में। ठीक है, जहां पर हेलो एरीन्स वगैरह, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स है, वहीं पर राइट साइड में नीचे के आधे पेज में जहां डाउस प्रोसेस दी हुई है वहीं पर बेटा ये दिया हुआ है। इनफैक्ट उसमें 3 NO2 वाला केस भी वहां पर दिखाया गया है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि 3 NO2 लगा दो तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है ना, और पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है वहां। ठीक, CH3CH2OH। अब यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जा रहा है HCl के साथ, तो चले देखते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, तो अब अगर यहां पर देखा जाए तो A क्या बनेगा, जरा A के बारे में पहले बता दिया जाए। CH2 डबल, सॉरी, A क्या बनेगा, तो A अगर देखा जाए तो A बन जाएगा CH3 CH2Cl, OH हटेगा Cl लग जाएगा। उसके बाद Mg ईथर है तो B क्या होगा, B होगा CH3 CH2 MgCl, यानी कि गिरनाट रेजेंट। और फिर अल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहे हो तो C क्या होगा, C होगा CH3 CH3, MgCl हट जाएगा और वहां पर एक H लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3। ठीक है, तो 66 का कौन सा आंसर होना चाहिए, फर्स्ट आंसर देखिए वही है CH3 CH3। ठीक, देख लीजिए आराम से। 67, अब यहां पर देखो 67 की अगर बात करें तो आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट किया जा रहा है। अब आयोडीन और NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो यहां पर A क्या बनेगा, तो बेटा अगर A की बात हम लोग करें तो A क्या बनेगा, तो A बनेगा CHI3। उसके बाद A को सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट किया गया, तो जब
आयोडोफॉर्म को या क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं तो बन जाता है एसिटिलीन। तो बी हो गई एसिटिलीन। अब पॉइंट है सी क्या होगा, दोनों साइड पर सोडियम लगा दिया जाए, CH3 लगा दिया जाए, तो दोनों साइड पर सोडियम लग जाए और CH3 लग जाए, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और फिर यहीं से बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देख लीजिए आराम से, जस्ट टेक योर टाइम, आराम से देखिए बिल्कुल ठीक। सीरीज रिएक्शन है, सब एक दूसरे से जोड़ते चले जाओ, हो जा रहा है। चलो भाई आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या उसी को हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। तो ये क्या, ये तो जो पहली रिएक्शन लिखी हुई है वही तो है। अब बेटा एक बात बताओ, इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन भी तो कहते हैं, है ना। RX प्लस NaI, यहाँ एसीटोन भी लिखा होता है, ड्राई एसीटोन, तो RI बन जाता है और NaX, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आसान सी रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर A प्लस 3B से बन रहा है 2C, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है माइनस dB/dt की वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं। अब बेटा एक बात समझो, यहां पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस dB/dt, सॉरी यहां पर अगर हम लिखें तो यहां देख सकते हो माइनस dA/dt, ठीक। ए के टर्म में ये हो गया, और अगर यही बी के टर्म में लिखें तो -1/3 dB/dt। आपसे पूछा जा रहा है dB/dt की वैल्यू, तो dB/dt की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर ले आओ, है ना, ये जो 3 है इसको इधर ले आओ, ठीक। तो dA/dt की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻³ तो dB/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻³ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। फॉर द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो भाई देखो जरा इसको, पहला वाला ऑप्शन N2O5 के टर्म में किया गया है, तो एक बात बताइए, N2O5 रिएक्टेंट यहाँ निगेटिव साइन होना चाहिए, कहीं निगेटिव नहीं है, मतलब पहला वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा वाला देखो, तो अब प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, 1/4 DNO2/dt, तो कहाँ दिया है ये 1/4 DNO2/dt, ये दिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर माइनस लगा देते NO2 वाले में तो क्या वो सही होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि NO2 प्रोडक्ट में है, तो लगाना तो प्लस ही होगा वहां पर, तो क्या हो जाएगा 1/4 DNO2/dt, सीधा सीधा। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अगर कहा जाए क्या है, तो बिल्कुल आसान सी बात है, सीधी सीधी स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है ना, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, कोई बात ही नहीं है इसमें। 72 रेट ऑफ गैसेज रिएक्शन अगर देखा जाए इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R = K A²BQ, ये दिया हुआ है R = K A²BQ, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, द रिएक्शन रेट विल बी। अगर वॉल्यूम को हाफ कर दिया जाए तो रिएक्शन रेट क्या होगा? तो बेटा एक बात बताओ, जब वॉल्यूम को हाफ करोगे तो ये जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वॉल्यूम को अगर तुम हाफ कर दोगे तो कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो क्या हो जाएगा? 4। और 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसके बाद के ए स्क्वायर बी क्यूब, ये तो पहले ही वाला ही है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये देखो ये कितना आ गया? ये 32 आएगा, है ना? तो 32 हो जाएगा। देख लीजिए आराम से, जस्ट टेक योर टाइम, आराम से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। वॉल्यूम को हाफ किया जा रहा है मतलब कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, मतलब ए की जगह 2A और बी की जगह 2B हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपको यहां पर इस रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट दिया क्या? पर मिनट दिया हुआ है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं? एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि यहां पर आपको यह ध्यान देना होगा कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। हमें रेट कांस्टेंट देखकर पता चल गया, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट यहां लिखी हुई है मिनट इनवर्स, तो यूनिट दी हुई है, इसका मतलब है टाइम इनवर्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल्स टू के इंटू H2O2 हो जाएगा, ठीक। अब उसने तुमको रेट दे दिया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो R की जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -4। K की अगर बात की जाए तो K क्या है? टाइम इनवर्स है, ठीक है। तो अगर K की बात की जाए तो K की वैल्यू आपको दी है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, लेकिन पर मिनट में दिया है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट की जगह 60 आ जाएगा, पर मिनट था तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि इधर जो रेट है वो सेकंड में ही दिया हुआ है। अब आपको H2O2 की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है, बताइए आसानी से निकल जाएगी कि नहीं, है ना? अब H2O2 की अगर देखोगे तो ईजिली आ जाएगी, थर्ड आएगा सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड, ठीक। देख लीजिए आराम से। चलिए अब यहां देखिए 74, अगर 74 हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस ए फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज 5 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 ग्राम, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। एक बात बताओ, सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता कर लो। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होती है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, है ना? तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ? 15, और टी हाफ कितना दिया हुआ? 5। तो कितनी हाफ लाइफ हो गई? 3। तो 3 हाफ लाइफ हो गई, तो 3 हाफ लाइफ हो गई, तो हम ये अप्लाई करते हैं n इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? एन नॉट अपॉन 8 आ गया, और एन नॉट की जगह यहाँ पर क्या रखोगे? कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 अपॉन 8, तो कितना आ गया? ये 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम। देख लीजिए आराम से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आराम से देख लो, ठीक। चलिए
तो पेपर मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर है और पेपर देखा जाए तो इसी तरह के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। एनसीईआरटी कवर की गई है प्रॉपरली, और आप समझ सकते हैं अगर ये पेपर आप कर ले रहे हैं और तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से, मतलब इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हुए होंगे, बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम में भी काइनेटिक्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। In a first order reaction, concentration of reactant decreases from 0.8 to 0.4 in 15 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 to 0.025, ठीक है, will be, तो 0.8 से 0.4 हुआ, तो 0.8 से 0.4 यानी कि आधा होने में कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है। तो टी हाफ पता चल गया, टी हाफ कितना होगा, ठीक है। अब टी हाफ पता है तो बताओ यहां से के निकाल लोगे, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। अब आप देखिए टी हाफ पता है तो के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और जब के आ जाए तो क्या करो, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग सी आई अपॉन सी एफ करते हैं। अब सी आई यहाँ पर कितना रखोगे, 0.1, और सी एफ कितना रखोगे, 0.025। तो सी आई अपॉन सी एफ, सी आई रखोगे 0.1 और सी एफ रखोगे 0.025, करोगे, ठीक, सॉल्व कर लेंगे आराम से, इजी गोइंग वे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आप इसको कर लेंगे, होपफुली सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर आपको आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अब यहीं पर रोक रहा हूँ, इसके आगे स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो एसबीटीएस पेपर का डिस्कशन आपने 75 तक करा, अब उसके बाद 76 से मेरे साथ देखिए। द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives c is found to be r, ये दिया हुआ है आपको। द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू दिस रिएक्शन इज दैट द यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के के बारे में अगर कह रहा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में कह रहा है, तो एक सिंपल सी बात होती है कि इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए देखना है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट के लिए ट्रिक याद रखिएगा कि लीटर की जो पावर हो उसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर लीटर होना चाहिए था, फिर जाके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती, तो ये तो गलत हो गया। तो वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये आपको रेट इक्वेशन दी हुई है, ए और बी के इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता, जो के डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इंडिपेंडेंट लिखा है ना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो जो अगर इसके लिए आप लिखोगे 2a plus b gives c के लिए एवरेज रेट, तो ये -1/2 dA/dt बराबर dB/dt माइनस का बराबर प्लस का dC/dt, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये यहां से सेकंड ऑप्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आधा है, ट्वाइस नहीं है ना। और टी हाफ इज कांस्टेंट, तो टी हाफ डिपेंड करती है ए पर, इस पे, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में। 77 में आगे चल रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है।
तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जब ये बात करता है तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर -1 और T-1, ये यूनिट हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 T-1 ये निकल के आ रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए हम एक ट्रिक डायरेक्ट लगा सकते थे कि लीटर में 1 जोड़ दो तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां पे मोल इनवर्स चाहिए था तो थर्ड ऑप्शन हो, ठीक है ना, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालना है तो जो पावर ऑफ लीटर है उसमें 1 जोड़िए तो आ जाएगा। अब ये लीटर में 1 है, एक और जोड़ो तो सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, है ना। पर मोल होना चाहिए तो वो इसमें ही है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात हो रही है। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन ये दिया हुआ है आपको। ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप के बारे में आपसे बोल रहा है। तो कहता है कि यहां पर द रेट इक्वेशन क्या होगी। तो फास्ट स्टेप से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकालना चाहेंगे। तो अगर इसके लिए मैं के इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ O2, कंसंट्रेशन ऑफ O और कंसंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है ना। अब इसके लिए रेट लॉ अगर होगा तो रेट बराबर के, रेट बराबर के। अब O3 की कंसंट्रेशन दूसरा SBTS O3 O, ठीक है। अब ये O3 हो गया। अब O की कंसंट्रेशन हम यहां पे रखेंगे, O की कंसंट्रेशन हम लोग यहां पे रखेंगे बेटा, ठीक है ना। O की कंसंट्रेशन हम लोग यहां पे रख देंगे। तो O की कंसंट्रेशन अगर हम यहां से निकालेंगे भैया तो O की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये O की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब इसको यहां पे रखना है तो ये हो जाएगा रेट बराबर के O3, है ना, और फिर के इक्विलिब्रियम, अब O की वैल्यू रख दी, O3 का स्क्वायर अपॉन O2 की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो ये के जो है ये कोई कांस्टेंट के बन जाएगा फाइनली, के और के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई होके, और ये O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर O2 ऊपर चला जाएगा तो O2 की पावर -1 हो जाएगा। तो इसमें जो है ये यहां से निकल के आ रहा है, हम लोग ये बात समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट रेट लॉ आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन होगा इसका वो फोर्थ होगा बेटा। क्या होगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 78 के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 79 के लिए द रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन K1, ये देखिए इक्वेशन आपको ये रिलेशन में दिया हुआ है और कह रहा है हाउ द एक्टिवेशन एनर्जीज। तो एक्टिवेशन एनर्जीज के लिए एक इक्वेशन सब लोग जानते हो, उसको लगाइए तुरंत। और क्या होती है, A इंटू E माइनस EA अपॉन RT, ये होती है, ठीक है ना। तो अब यहां से डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ EA, लोअर द वैल्यू ऑफ EA, हायर इज द वैल्यू ऑफ K, हायर इज द वैल्यू ऑफ K, ठीक है ना। तो ये अपोजिट हो जाएगा, K1 K2 है तो अब की E2 बड़ा हो जाएगा E1 से, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कर सकते थे, यहां पे सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन H2+, ये दिया हुआ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है, द मॉलिकुलैरिटी। तो मॉलिकुलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा सजेस्ट कर रहा है इसके बारे में। तो मॉलिकुलैरिटी की बात अगर मैं करूंगा
तो मॉलिकुलैरिटी होगी 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 बराबर 3/2। तो यहां से जो ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर अ मॉलिक्यूल टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो ऐसी मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक, इस सब लोग जानते होंगे, स्टेटमेंट वाला सवाल बन सकता है ये, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है, कंसीडर ये हैबर प्रोसेस की रिएक्शन द इक्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो इसके लिए मैं सीधे सीधे बना ही ले रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो -d ऑफ N2 बाई dt बराबर -1/3 dS2 बाई dt, ठीक है ना, बराबर प्लस का 1/2 d ऑफ NH3 बाई dt। देख लीजिए, आंसर लगा लीजिए, ठीक है ना। तो DNH3 और DS2, तो DNH3 और DS2 की बात कर रहा है, DNH3 तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो यहां से D ऑफ NH3 बाई dt बराबर माइनस का 2/3 DH2 बाई dt हो जाएगा। तो यहां पे आंसर जो आपका आ रहा है वो क्या आएगा, आंसर यहां पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 में मैं चल रहा हूं। 83 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशंस अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप स्टेटमेंट वाला सवाल है जवाब दे लोगे। ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म एंड टाइम टी इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप। तो सबसे पहले लॉग की एक्सप्रेशन जो इनके लिए होती है वो होती है log a माइनस एक्स बराबर -kt अपॉन 2.303 log a, ठीक है ना, log a। तो अब इसका ग्राफ बना लो, कंपेयर करो इसको y बराबर mx प्लस सी से, y बराबर mx प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो इसका ग्राफ बनेगा किसमें, log a माइनस एक्स वर्सेस यहां पे आ जाएगा t, और ये ग्राफ कुछ डिक्रीज करता हुआ बनेगा, और इसका स्लोप होगा बेटा, इसका स्लोप होगा -k अपॉन 2.303, ये स्लोप होना चाहिए। लेकिन ये स्लोप ये दे रहे हैं तो गलत हो गया है ना, तो इसमें नॉट ट्रू पूछा था तो पहला ही ऑप्शन हो गया। भाई स्टेटमेंट में यही खूबी है, एक हमें मिल जाए हम छोड़ दें, है ना, बाकी ऑप्शंस को। हालांकि मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप जानते ही हो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ठीक है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कहां डिपेंड कर रहा है, तो ये तो बात सही है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाफ लाइफ डिक्रीजेस, ठीक बात है, देख लीजिए, है ना। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट, ये भी बात सही है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं 83 में, फर्स्ट ऑप्शन के साथ 83 में जा रहे हैं, ठीक है ना। 83 में फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आए हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, ठीक। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है बेटा, ए से बी और बी प्लस सी है, तो ये पी नॉट है, पी नॉट से 0 0, अब ये पी नॉट माइनस पी होगा, पी नॉट माइनस पी होगा, और ये कितना हो गया बेटा, पी नॉट माइनस पी है तो ये हो गया पी और ये पी, तो जो पी टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो तो एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो पी नॉट प्लस पी हो जाएगा। देखो भाई, ठीक है ना, तो ये बात यहां से निकल के आई। तो जो पी की वैल्यू है वो क्या होगी, वो पी टी माइनस पी नॉट होगी, ध्यान से देख लीजिए, पी टी माइनस पी नॉट होगी। तो पी टी माइनस पी नॉट अगर हम एक्सप्रेशन लगा दें कि
K बराबर 2.303 T अपॉन 2.303 अपॉन T, और इधर आ जाएगा log ऑफ P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट। अब यहां पे एक्सप्रेशन लगा दें, 2.303 अपॉन T 69.32 है भैया, और ये हो जाएगा log P नॉट कितना है 0.50, और ये PT तो 0.75 माइनस 0.50, तो ये पूरा कटेगा तो log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। ये 0.25 और ये 0.50 कटा तो log 2 हो गया। तो 2.303 अपॉन 69 इंटू 3T इंटू log 2 हो गया। अब log 2 की वैल्यू रख दोगे तो 2.303 अपॉन 69.3, और इसकी वैल्यू होती है 0.3, और जब इसकी वैल्यू होती है 0.3 तो ये मल्टीप्लाई हो के आता है 0.693, 69.3 आ गया। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 10 टू द पावर -2। ठीक है ना? तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में अगर हम बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये टी दिया है, एक ये एक्सपोनेंट फॉर्म दी है। एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। क्या होती है? एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म होती है बेटा। क्या होती है? एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो A/2K होता है। मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, और टी 100% अगर हम देखेंगे तो ये A/K हो जाता है, मतलब 2T हाफ, है ना? तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही है, देख लीजिए, है ना? T 100%। फर्स्ट ऑर्डर का मैंने तुम्हें बता ही दिया, दूसरे का चौथा होगा। तो इस हिसाब से अब सेकेंड ऑर्डर की बात अगर हम करें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना? और फिर बचा स्यूडो यूनिमोलिकुलर, तो एटलीस्ट 2 इन्वॉल्व करता है इस रिएक्शन में, रिएक्टेंट स्पीसीज में। ठीक है ना? तो यहां पे जो ऑप्शन हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें जो हैं समझ में आ रही होंगी, और सेक्शन बी में हम लोग आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन बी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। थर्ड आयनाइजेशन देखो याद रखोगे, IE1 मैक्सिमम होती है नोबल गैसेस के लिए। ठीक है ना? IE1 मैक्सिमम होती है नोबल गैसेस के लिए, IE2 मैक्सिमम होती है ग्रुप 1 के लिए, IE3 मैक्सिमम होती है ग्रुप 2 के लिए। ठीक है ना? तो यहां पे IE3 पूछी है, तो ग्रुप 2 का एक ही एलिमेंट है मैग्नीशियम। करेक्ट ऑप्शन मैग्नीशियम हो जाएगा। सिंपल सवाल था, सभी लोग कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में कंसीडर ये दिया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कहता है, याद रखिए जो जेड इफेक्टिव होता है वो कहते हैं NAP, नाप, मतलब निगेटिव न्यूट्रल एटम फिर पॉजिटिव आयन।
जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जानते होगे। ठीक, अब तुम जानते हो कि ये जो जेड इफेक्टिव है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। जस्ट अ मिनट, ये जो जेड इफेक्टिव होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी सही, ये भी सही। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बढ़ नहीं रहा है, साइज इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस साइज का ऑर्डर हम देखेंगे तो इसका क्रम ये होना चाहिए था, है ना, इसका क्रम जो है वो ये होना चाहिए था, लेकिन इसका अपोजिट लिखा है, तो यही इनकरेक्ट हो गया बेटा, यही इनकरेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, तो वो भी बढ़ेगा, तो यहां पे थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 में। इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इफ सिग्मा बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल हाउ मेनी लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट। तो sp3d जो है तो इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, तो पहले ठीक ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन हम लोग रखते थे, ठीक है ना। तो ये सारी पोजीशंस होती थी, ये इक्वेटोरियल थी, एक्सियल थी, तो सबसे पहले हम ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा इनकी अदर पोजीशन पर लोन पेयर आ जाते थे, ठीक। तो प्रायोरिटी में हम लोग अगर एलिमेंट रखने होते थे तो पहले ऊपर नीचे रखते थे, फिर इक्वेटोरियल पे जाते थे, ठीक है ना। तो ये तो बात आप जानते होंगे। तो कह रहा हाउ मेनी लोन पेयर्स, तो हाउ मेनी लोन पेयर्स के लिए सीधे सीधे हम बोल सकते हैं 3 लोन पेयर हैं। एग्जाम्पल आपको देखना है XgF2 देख लो, एग्जाम्पल और देखना है I3 माइनस देख लो, सेम अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है ना, सेम अरेंजमेंट बनेगा। तो 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 89, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 2, n बराबर 3, l बराबर 2, तो 3d की बात हो रही है। अब 3d की बात हो रही है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाते 10, लेकिन एक इसने बैरियर लगा दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे दिया +2। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l से +l, मतलब -2 से +2। अब ये +2m बराबर किसी एक ऑर्बिटल के लिए होगा, और किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो आ सकते भैया, तो आंसर सेकेंड होगा, ठीक है ना, आंसर विल बी सेकेंड। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो जो डेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जो देगा वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखो इसमें ये सब -m वाले आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन NH2 देखो तो ये सबसे बढ़िया +m है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा है ना। तो सेकेंड ऑप्शन जो है लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक, इसकी तुलना में भी ज्यादा है। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 में। Which of the following is most reactive towards addition of HBr? टूवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr की बात कर रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इसमें कुछ है नहीं, प्रोपीन 2 मेथाइल प्रोपीन ब्यूट 2 इन बेंजीन, तो 2 मेथाइल प्रोपीन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, स्ट्रक्चर आप बना ही चुके होंगे, जानते होंगे, है ना। और सिंपल सवाल है, कहीं इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बताया जाए। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखने से ही 2 मेथाइल प्रोपीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो बस इसी से हम लोग जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है।
सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है और बस वही मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा HBr के टूवर्ड्स। ठीक, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें हम देखेंगे H2O है HOH के फॉर्म, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट, अरहेनियस बोल रहा हूं, सॉरी, मार्कोनी का आप रूल लगाइए। तो निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और उससे अच्छा अगर मैं बोलूं तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में जोड़ दो। कहां जोड़ दो? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कैसे जोड़ोगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है ये, तो ये नहीं, क्वाटरनरी है ना। तो ये सीधे OH माइनस यहां पे जोड़ दो, और जब OH माइनस यहां पे जोड़ोगे तो मेथाइल ग्रुप की होगी शिफ्टिंग, मेथाइल ग्रुप आएगा बगल में। मेथाइल ग्रुप कहां पे आएगा? बगल में आएगा। तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली बना सकते थे कि CH3C CH3OH, ठीक है ना, और फिर CH और ये वाला CH3 शिफ्ट हो गया बगल में। तो इस तरह से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, सिंपल सवाल है, कहीं कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन बेटा सेकंड आपको नजर आ रहा है। ठीक, रीअरेंजमेंट से लंबा होगा, इसमें डायरेक्ट किया करिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में एडिशन कराइए निगेटिव पार्ट का। तो सेकंड ऑप्शन होगा 92 में। क्वेश्चन नंबर 93 में चल रहे। तो क्वेश्चन नंबर 93 अगर हम देखेंगे, मस्टर्ड गैस, वेस्ट्रॉन, विनाइल एसिटिलीन और लेविसाइट। तो मस्टर्ड गैस, एसिटिलीन, H2Cl2 से रिलेटेड, तो ये यहां पे A का सेकंड हो जाएगा। वेस्ट्रॉन एसिटिलीन से संबंधित, एसिटिलीन ये है तो ये इधर आ गया फोर्थ। तो A का सेकंड और B का फोर्थ देखिए एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है ना, इस तरह से भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख के निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और C का फर्स्ट विनाइल एसिटिलीन, तो एसिटिलीन दी ही थी यहां पर, और लेविसाइट आपके सामने है। ये भी एसिटिलीन है और साथ में आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर 93 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कह रहा है। तो CO प्लस बड़ा फेमस है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन है कितने? 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। सब लोग जानते हो, कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना, कई बार। O2 माइनस ये है 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। N2 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तुमसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है मेरे भाई, तो क्या होगा? पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? A ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 2M-NaCl। KSP आपको दिया हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो KSP AgCl का दिया है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस, और ये आपको दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लो, इसकी दी हुई है, कितनी दी है? 2, है ना। तो S बराबर क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -10/2। कितना हो गया बेटा? 9 इंटू 10 टू द पावर -11 m। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 95। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं 95 में। क्वेश्चन नंबर 96 में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट
द मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करा रहे हैं, है ना, तो क्या बनेगा, AgX अलग होगा और RNO2 बन जाएगा, है ना, तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। सीधी सी रिएक्शन है, कहीं कुछ इसमें करना ही नहीं था। नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, द रेशियो ऑफ टाइम फॉर 50% एंड 90% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह रहा है, तो T 50% बराबर 0.693 अपॉन K, और T 90% के लिए जानते होगे 2.303 बाई K। अब दोनों को डिवाइड करा दो, ठीक है ना, K से K कट जाएगा, तो T 50% और T 90%, यह आ जाएगा 0.693 अपॉन 2.303, ये आएगा काटने पर 0.3, और 0.3 आया तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करेंगे। अरहेनियस प्लॉट के बारे में कह रहा है, स्लोप आपको दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अरहेनियस इक्वेशन, ये होती है, सभी लोग जानते हैं, EA/RT हो गया। अगर इसको ln के फॉर्म में ले लें तो ln के बराबर ln A माइनस EA/RT, ठीक, के ln के और ये 1/T हो गया, है ना, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो सीधे सीधे आप स्लोप निकाल सकते हो यहां से। स्लोप कितना आएगा बेटा, स्लोप आएगा -EA/R, है ना, और स्लोप की वैल्यू आपको कितनी दी है, इतनी, तो मैं बोल सकता हूं -EA/R, -EA/R कितना दिया है, माइनस का 2 × 10⁴, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁴ इंटू R, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना। ग्राफ बेस्ड सवाल था, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो 166 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 166 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ये दी हुई है, फॉलोज द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ X कंसंट्रेशन ऑफ Y2, है ना। अब यहां से हम पहले के इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन X का स्क्वायर अपॉन X2, ठीक है। तो अब ये बात निकल के आ गई, X का यहां से अगर हम वैल्यू रखना चाहें X, तो ये KX2, K डैश ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा K डैश X2, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ X बराबर K डैश कंसंट्रेशन ऑफ X2 का स्क्वायर रूट, है ना। अब यहां पे X की वैल्यू हम रख दें, अगर यहां पर अगर हम X की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा R बराबर K, X की वैल्यू क्या है, √K डैश, तो K डैश अंडर रूट, और ये X/X2 ये अंडर रूट में था,
और ये हो जाएगा y2। तो के डैश मान लो कोई कांस्टेंट स्मॉल के आ गया है ना, और ये हो गया x2 की पावर हाफ और y2, x2 की पावर हाफ और y2, इस तरह से आ गया। तो अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है, और y2 बात करते हैं तो 1 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर आपसे पूछता है ना, अब यहां पे आपसे कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द गिवन रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x2 इज 1/2, बिल्कुल सही है। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y2 इज 3/2, गलत है, y2 नहीं है, तो 3/2 ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा, है ना। तो ये बात गलत हो गई बेटा। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 99 में, ठीक है ना। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पर कि फॉलोइंग ग्राफ टी हाफ दिया रिएक्टेंट के बारे में और 1 इनिशियल कंसंट्रेशन है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा ग्राफ बनता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ बराबर 1/Ka, है ना। तो टी हाफ हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है, यहां से स्लोप होता है 1/K। तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा, थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो इस तरह से हम लोगों ने SBTS का डिस्कशन देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा और बहुत सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हुई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग जुड़े। थैंक यू सो मच।